राज मिशन, आपकी आवाज। जाने किस मोड़ पर जिंदगी की शाम हो जाए, और शायद इसीलिए मैं अपने जीवन का जो दर्शन है वो यही है। कभी कभी अतीत पे पीछे मुड़ करके देखिए, कुछ देर ठहरिए, विचार कीजिए, सोचिए, कुछ छूट तो नहीं गया, कुछ बच तो नहीं गया। और इसीलिए न जाने किस मोड़ पर जिंदगी की शाम हो जाए, जितना भी वक्त आपके पास में है, लोगों को गले लगाइए, लोगों से प्रेम बांटिए, लोगों के प्रति संवेदनाएं रखिए। और शायद इस एक मूल मंत्र के साथ मैं अभी तक जीवन जीता रहा हूं। उदासी का कोई सबब नहीं है दोस्तों, उदासी का कोई सबब नहीं है दोस्तों, गम का पर्दा हटाकर मुस्कुराइए, वक्त लेकर आया है खुशियों की सौगात। तो फिर एक बार जोरदार ताली बजेगी। ताली बजाने में कभी कंजूसी नहीं करना चाहिए। रामदेव बाबा कहते हैं ताली बजाने से सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और आप अपने परिवेश के प्रति सजग होते हैं। अंततः इंतजार के बाद वो क्षण आ ही गया जिसका बड़ी बेसब्री से इंतजार था। जिस दिन आप नौकरी ज्वाइन करते हैं उसी दिन आपकी सेवानिवृत्ति की तारीख निर्धारित हो जाती है। सेवानिवृत्ति को मैं कभी अंत नहीं मानता, ये जीवन की यात्रा का एक और मील का पत्थर है, एक पड़ाव है, और शायद एक नई यात्रा की शुरुआत है। बहुत सारी बातें आप सभी लोगों ने यहां पर कही। महाभारत का युद्ध 18वें दिन जब खत्म हुआ तो बड़े विजय और पराक्रम का भाव लेकर अर्जुन आगे आगे चल रहा था। सारथी के रूप में कृष्ण थे, पीछे युधिष्ठिर का और अन्य पांडवों का, योद्धाओं का रथ था। पूरे 17 दिन का जो प्रोटोकॉल था उसके हिसाब से कृष्ण पहले रथ से उतरते थे, उसके बाद अर्जुन उतरता था। 18वें दिन युद्ध समाप्ति के बाद जब शिविर में पहुंचे तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम रथ से नीचे उतरो। तो अर्जुन को ठीक नहीं लगा, थोड़ा व्यग्र भी हुआ, थोड़ा व्याकुल भी हुआ, थोड़ी खींच भी हुई उसको। उसने कहा, नहीं माधव पहले आप उतरिए। कृष्ण ने कहा, नहीं अर्जुन मैं कह रहा हूं तुम पहले उतरो। अर्जुन अनमने मन से रथ से उतरा। जैसे ही कृष्ण जी रथ से उतरे एक भयानक विस्फोट हुआ और रथ जल गया। अर्जुन को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने बोला, माधव ये क्या है, मैं समझ नहीं पाया। तो कृष्ण ने कहा, पूरे 17 दिन तक भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा और ऐसे न जाने कितने महान योद्धाओं के भीषण अस्त्र और शस्त्रों के प्रहार से तुम्हारा रथ पहले ही ये सिर्फ मेरे कारण से बचा। साथियों, जीवन में आप बहुत कुछ हासिल करते हैं। मैं सिर्फ एक यही बात आप लोगों से कहना चाहूंगा कि पुरानी बस्ती के उस 2 कमरे के मकान से अरण्य भवन तक की इस यात्रा में आज मेरे अंदर भी एक पराक्रम का और विजय का भाव कहीं न कहीं गर्व के रूप में, अहंकार के रूप में परिलक्षित हो रहा था। फिर मैंने पीछे मुड़ करके देखा, थोड़ी देर सोचा,
चिंतन किया तो मुझे लगा इस पराक्रम में मेरा कोई योगदान नहीं है, इस विजय में मेरी कोई भूमिका नहीं है। न जाने ऐसे कितने लोगों ने जहां सामने बैठे लोगों से लेकर के वो पीछे आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक ने मेरी इस यात्रा में कृष्ण की भूमिका अदा की है। कभी चौथी क्लास में पढ़ता था मैं, गर्मी की छुट्टियों में गांव जाते थे। मेरा परिवार कृषक परिवार था। मेरे चचेरे भाइयों के साथ में बैठ करके बीड़ी पी रहा था। उसी समय अचानक पिताजी आए पीछे से। मेरा चचेरा भाई घबरा करके बोल नहीं पा रहा था, वो काका बोलना चाह रहा था, बोल नहीं पा रहा था। मैं समझ में नहीं आया क्यों हकला क्यों रहा है। मैं पीछे मुड़ करके देखा तो पिताजी खड़े थे। बीड़ी हाथ से गिरी, लगा एक जोरदार तमाचा पड़ेगा। पिताजी ने एक लाइन कही, बेटा ये सब शौक जब खुद कमाने लगोगे तब करना। उसके बाद जब इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने लेक्चरशिप किया और पहली तनख्वाह मिली तब मैंने बियर लिया, मुझे याद है, अपने पैसे से। मेरे पिताजी कबीर और रजनीश के बड़े प्रशंसक थे। रजनीश के शिष्य भी थे वो, रजनीश उनके प्रोफेसर रहे हैं। तो हमेशा निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात, कर्मकांड के ब्राह्मण परिवार से होते हुए भी कर्मकांड के बड़े विरोधी थे। लेकिन हर शनिवार को, हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर बूढ़ा तालाब के किनारे आज भी है, वहां दिया जलाने जाते थे। 8वीं क्लास में मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा कि पिताजी आप रोज रजनीश और कबीर हम लोग को पेलते रहते हैं, ये हर शनिवार मंगलवार को मंदिर दिया जलाने चले जाते हैं। मेरे पिताजी ने पनामा फिल्टर पे कस लिया और बोले, बेटा मंदिर में दिया जलाने से हनुमान जी खुश होते हैं कि नहीं होते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन तेरी माँ बहुत खुश होती है और मेरे लिए हनुमान जी से ज्यादा तेरी माँ की खुशी है। ये कितना बड़ा दर्शन इसके पीछे था, ये मैंने बहुत बाद में रियलाइज किया कि जो लोग हमारे इर्द गिर्द हैं, जो लोग हमारे आसपास हैं, जिनके साथ हमारा रोज का उठना बैठना व्यवहार है, हम उनकी खुशी की चिंता नहीं करते। हम उनको खुश करने में लगे रहते हैं। जो अदृश्य है कि नहीं है हमें नहीं मालूम। ये एक बहुत बड़ी सीख मुझे मिली थी। 6-7 क्लास में हम लोग ऐसे ही किसी पुस्तक से ग्रामर पढ़ते थे, तो हमारी माता जी, जिनके बारे में हमें ये मालूम था कि ये 10वीं पास है, वो बोलती थी ये क्या घटिया किताब से ग्रामर पढ़ते हो, ब्रेन एंड मार्टिन से पढ़ो। 7th क्लास की बात है। तो हमने उनको बड़े अचरज से देखा कि ये 10वीं पास महिला ब्रेन एंड मार्टिन की ग्रामर की बात करती। बोलती थी ट्रिग्नोमेट्री एस एल लोनी से पढ़ो, अलजेब्रा केपी बसु से पढ़ो, फिजिक्स को श्रेष्ठ से पढ़ो। मैं एक दिन पूछा, माता जी आपको इतना सब मालूम कैसे है? बोली 1960 में 10वीं बोर्ड में मैथमेटिक्स में 150 नंबर मिला था मेरे को। तो मैंने बोला आपने पढ़ाई क्यों नहीं की? कहाँ पढ़ाई करती? बोली यदि शादी हो गई तुम लोग को पढ़ा रही है। उस महिला ने महिलाओं की शिक्षा के लिए जबरदस्त इंस्पायर किया। मेरी पत्नी, इसने शादी के बाद पूरी शिक्षा की। मरने से पहले उसने मेरी बीवी से कहा, सौम्या मेरी बेटी खड़ी है, उसको शादी की जल्दी मत करना, उसको जितना पढ़ना है पढ़ने देना। आज मेरी बहू, वो भी शादी के बाद पढ़ाई कर रही है। ये जो हम वीमेन एम्पावरमेंट और ये सारी बातें जो हम लोग करते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे वैल्यू सिस्टम में, हमारे परिवार में है। मैं फाइनल ईयर में था, गलती से फर्स्ट ईयर में, जैसा तपेश ने बताया, यूनिवर्सिटी टॉप कर दिया। उसकी भी बड़ी अजीब कहानी है, सुनाऊंगा तो आश्चर्य करेंगे। बचपन से हिंदी मीडियम, मोमिनपाड़ा प्राइमरी स्कूल में पढ़ा, हिंदी मीडियम से स्कूल में पढ़ा, कॉलेज में पहुंचा। पहले दिन पहली क्लास में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर आए, उन्होंने क्वेश्चन लिखा और सीधे नीचे सॉल्यूशन लिखा। मैंने सोचा बेटा तू जीवन में कभी इंजीनियर नहीं बन सकता। फिजिक्स का प्रोफेसर आया, वो एक हाथ से लिखता था, उल्टे हाथ से डस्टर से मिटा देता था।
और वो रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन, अब हम तो आवर्तन परावर्तन परिवर्तन पढ़े हुए लोग, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन कैसे होता है समझ में नहीं आता। फर्स्ट ईयर का रिजल्ट निकला, यूनिवर्सिटी में टॉप कर दिए, तो लगा कि नहीं यार अब इंजीनियर बन सकते हैं। ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी थी, हमेशा A+ मिलता था। एक प्रोफेसर YP जैन थे, संजय तो मालूम होगा। सेकंड ईयर में अप्लाइड मैकेनिक्स की एक क्लास होती थी, जुलाई के महीने में यूनिट टेस्ट हुआ, मुझको 2 नंबर मिले 10 में। मुझसे ज्यादा दुखी प्रोफेसर YP जैन हो गए। अरे व्हाट इज द प्रॉब्लम? मैं बोला सर समझ ही नहीं आता है। फिर भी सर मैं कोशिश करूंगा, नेक्स्ट टाइम बिल्कुल इंप्रूव करूंगा। अगस्त महीने में दूसरा यूनिट टेस्ट हुआ, मुझको 4 नंबर मिले 10 में। हमारे YP जैन साहब बड़े दुखी हो गए। फिर आए मेरे पास, मैंने कहा सर देखिए इंप्रूवमेंट हुआ, 2 से 4 नंबर आया है। सितंबर के महीने में मुझको टेंशन हो गया, क्योंकि फर्स्ट ईयर में टॉप किया था। लाइब्रेरी में गया, बड़ी ढूंढते ढूंढते एक किताब मैंने निकाली, अप्लाइड मैकेनिक्स बाय बियर एंड जॉनसन। मेरा लाइब्रेरियन कहता है इस किताब को पिछले 12 साल में किसी ने इशू नहीं कराया। मैंने कहा सर इसे मैं इशू कराऊंगा, और उसके बाद से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में रास्ता चलते उसके प्रॉब्लम सॉल्व करता था। तो प्रोफेसर YP जैन को मैंने यही कहा कि बोले सर मुझको बिल्कुल समझ में नहीं आता कि यदि दीवार से एक गेंद लटकी है, उसका वजन नीचे जा रहा है, उसका एक्शन रिएक्शन, इससे जीवन में फर्क क्या पड़ेगा? वो रहस्य मुझको आज तक समझ में नहीं आया है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना जो थी, फाइनल ईयर में था, अगले दिन सुबह 10 बजे मुझे अपना पेपर देना जाना था, गोल्ड मेडल स्टेज पे था। 10:30 बजे मैं सो गया, घंटी बजी, माता जी आई, बोली बेटा कोई लड़का तुमसे कुछ समझने आया है। मैंने कहा माता जी उसको सोने को, सो गया वो। मेरी माता जी थोड़ी देर मुझे देखी और उसने कहा बेटा विद्या दान से बड़ा कोई दान नहीं है, और वो तेरे दरवाजे पे आया है, ऊपर वाला तुझको माध्यम बना रहे हैं उसकी मदद करने के लिए, उसको मना मत कर। तेरे जैसे बहुत लोग शहर में घूम रहे हैं। हमेशा एक बात वो कहती थी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तेरी तैसी। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम अपने बारे में क्या सोचते हो ये इंपॉर्टेंट है। और जिस दिन तुमको लगे कि तुम अपनी नजरों से गिर रहे हो, समझ जाओ तुम्हारे समझने का समय आ गया। ये कुछ छोटी छोटी जीवन की घटनाएं हैं। जैसा तपेश ने कहा, वाकई सहज होना बहुत कठिन होता है, और ये कैसे संभव हुआ है मैं खुद नहीं जानता। शायद उसका एक बहुत बड़ा कारण जो मैं समझ पाता हूं, मैं आज भी ड्राइवर से बोलो गाड़ी लगाए ऐसा नहीं बोल पाता, माली को बुलाओ ऐसा नहीं बोल पाता, उसका भी कोई नाम है। दिक्कत क्या होती है, मुझे जो लगता है कि जब कोई व्यक्ति हमसे मिलने आता है, हम उसे कभी छात्र नेता, तो कभी विधायक, तो कभी ड्राइवर, तो कभी अर्दली, तो कभी बाबू, कभी एडिशनल CCF, कभी CCF, जहाँ ये सारे शब्द हमारे मस्तिष्क में आते हैं, हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है, हमारी सोच बदल जाती है। आपसे मिलने वाले हर व्यक्ति को यदि सिर्फ और सिर्फ आप इंसान समझें, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी की आधी समस्याएं होती हैं। और शायद ये मेरे जीवन का एक लाइफ स्टाइल रहा है, और कभी कभी इस लाइफ स्टाइल के कारण से आपके विरुद्ध अनर्गल प्रचार भी होता है, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें भी करते हैं। और जब भी ऐसा कभी कुछ होता था तो मुझे अपनी माँ की वो लाइन याद आती है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं इसकी परवाह करने की चिंता मत करना। कई बार होता है कि आप कमरे में बैठे हैं, एक अधिकारी आएगा, बोले साहब वो तो PC पांडे साहब आपके बारे में ऐसा बोल रहे थे, सारा दिन और रात आपकी खराब हो जाती है। मैं हमेशा ऐसा, मेरे साथ भी हुआ है, कई लोग आते थे, कई तरह की बात करते थे, साहब वो ऐसा बोल रहा था, वो ऐसा बोल रहा था। मैं हमेशा एक ही बात कहता था, यार जिस देश में लोग रामकृष्ण और गांधी को नहीं छोड़े, हमारी क्या औकात है। पीठ पीछे के लोग राजा को भी गाली देते हैं, सामने में बात करेंगे तो बात करूंगा, और ईश्वर कृपा से मेरे सामने मैं गलत कह रहा हूँ, ये कहने की ताकत यदि मेरे परिवार में सिर्फ मेरी पत्नी को थी, तो परिवार के बाहर सिर्फ तपेश झा को थी। साथियों, ये सब
जीवन के किस्से हैं भी। संगीता मैडम बोल रही थी, संजय ने भी कहा, ये सत्य है कि हर पल आपके जीवन में महाभारत हो रहा है। कभी आप अर्जुन की तरह निराश होते हैं तो कृष्ण बन के कभी आपकी पत्नी आती है, कभी आपका बेटा आता है, कभी आपकी बहू आती है, कभी आपकी बेटी आती है। कृष्ण और अर्जुन कहीं नहीं है, ये दोनों आपके अंदर है। आप खुद महसूस कीजिए, जब कभी आप निराश होते हैं, व्यथित होते हैं, परेशान होते हैं, पीड़ित होते हैं, तो आपके ही बीच का कोई आदमी आपको इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है, लड़ने के लिए बोलता है। और ये बात मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके जीवन यात्रा में उतार चढ़ाव आते हैं, और कभी विपरीत परिस्थितियां आए तो उसके लिए भी ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि वो दो चीजें आपको सिखाता है। पहला, आप कहाँ गलत थे, और दूसरा, आपका सच्चा हितैषी कौन है। तो जब आप सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, यू अर्न false friends and true enemies, but never stop succeeding. कभी आपकी सहजता को आपकी कमजोरी समझा जाता है, बट सहज होना मत छोड़िए, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है। साथियों, आज इस गरिमामय कार्यक्रम में आप सभी लोगों ने मुझे जो स्नेह और सम्मान दिया है, मैं इसका सारा श्रेय उन तमाम लोगों को देता हूँ जिन्होंने मेरी जीवन यात्रा में कहीं न कहीं कृष्ण बनकर मुझे प्रेरित किया है। और आप सभी लोगों के सुखमय उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। साथ ही आज इस अवसर पर मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे नवनियुक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजय शुक्ला का। बहुत ही कुशल, योग्य और काबिल अधिकारी हैं, एक कुशल प्रशासक हैं, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनको 1980 से जानता हूँ। ये हम सब लोगों का एक गैंग हुआ करते थे, पता नहीं गलती से इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में आ गया और मेरे चक्कर में कई लोग आ गए। बड़ी खुशी होती है, आज मध्य प्रदेश में भी हेड ऑफ द फॉरेस्ट फोर्स जो है वो हमारे जूनियर कलीग हैं, मेरे विद्यार्थी रहे हैं। बड़ा गर्व का अनुभव होता है। और हमेशा जो एक बात जो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि छत्तीसगढ़ में हाँ 44% वन क्षेत्र है। 50 से 55 विधानसभा सीटों को वन क्षेत्र सीधे प्रभावित करता है। आप सभी लोगों के सहयोग से, आप सभी लोगों के मेहनत से छत्तीसगढ़ राज्य में वन विभाग को जिन ऊंचाइयों पर मैं 2001 और 2 में देखना चाहता था, वहां पहुंचाने में हम सब लोग सफल हुए हैं। इसका सारा श्रेय मैं मंच पर बैठे हुए सारे कलीग्स, सामने बैठे सारे कलीग्स और आप तमाम साथियों को देना चाहता हूं, क्योंकि आप सबकी मेहनत के बगैर ये संभव नहीं था। और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि संजय भी इस काम को और आगे बढ़ाएगा। एक बात और आप लोगों से कहूँगा, अंतिम बात, वक्त अच्छा और बुरा नहीं होता, इंसान अच्छा और बुरा नहीं होता। नेवर ट्राई टू कंपेयर एप्पल विथ ऑरेंज, एप्पल इज एप्पल, ऑरेंज इज ऑरेंज। जो काम संजय कर सकता है वो मैं नहीं कर सकता, जो काम मैं कर सकता हूँ वो संजय नहीं कर सकता। लेकिन जब हम दोनों मिल करके काम करते हैं तो फिर उसके परिणाम जबरदस्त होते हैं। हम सब इंसान हैं, हम सब की अपनी अच्छाइयाँ हैं, हम सब की अपनी कमियाँ हैं, लेकिन जब हम सब मिलकर एक साथ एक टीम के रूप में काम करते हैं तो फिर उसके परिणाम दुनिया को चौंकाने वाले होते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे और सहयोग जो आप लोगों ने मुझे विगत 3 वर्षों में से 3 वर्ष 7 महीनों में दिया है, आप संजय के साथ भी उसी तरह से खड़े रहेंगे, क्योंकि हम सब का एक ही उद्देश्य है कि वन विभाग को हमें उस ऊंचाइयों पर ले जाना है जहाँ पर उसे देख करके लोग रश्क करें, ईर्ष्या करें। विशेष रूप से मैं संगीता मैडम को, जो हमारी सचिव हैं, और आज मनोज पिंगवा साहब नहीं आ पाए, उनका फोन आया था, विशेष रूप से संगीता मैडम को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि जिस संजीदगी से, जिस तेजी से और जिस डिटर्मिनेशन के साथ में वो डिपार्टमेंट के कॉज के लिए खड़े रहती हैं,
ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ऐसा संयोग बहुत कम मिलता है जब मुख्य सचिव महोदय, प्रमुख सचिव महोदय, सचिव महोदय सब वन विभाग के साथ में एक हम कदम चल करके कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, कुछ नई सोच को समर्थन देते हैं। ये एक बड़ी प्रसन्नता की बात है। आप सब लोगों के मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।